आवाज़ की दुनिया के लोगों को मेरा आदाब। मैं डॉक्टर आशीष चौहान, कंसल्टेंट फिजिशियन, आज ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आने वाले दिनों में हम लोग वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे बनाएंगे, जो कि 17 मई को पड़ता है। और उस समय हमको ये जानना ज़रूरी है कि आपके और हमारे बीच कितने लोगों को हाइपरटेंशन है या रक्तचाप की बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही धीरे-धीरे, बिना दस्तक दिए हमारे समाज में घुसती चली आई है। और इसी के कारण हार्ट अटैक और पैरालिसिस के जो केसेस बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ रहे हैं, वो हमको अब थोड़ा-सा परेशान करते हैं और हमको चिंताग्रस्त करते हैं। और इसीलिए आज इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ बहुत ही नामी-गिरामी न्यूरोलॉजिस्ट अपोलो जुबली हिल से हमारे साथ मौजूद हुए हैं। डॉक्टर सुधीर कुमार साहब, आपका अभिवादन है सर। धन्यवाद आशीष भाई। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पे आया ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज में, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हाइपरटेंशन है या हाई बीपी, जिससे दुनिया के सारे सीरियस कंडीशंस होते हैं। और हमारा आज का ये मकसद रहेगा कि हाइपरटेंशन के बारे में कुछ बातें करें, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि उसको उसको कैसे कंट्रोल करना है, और उससे जो होती हैं बीमारियाँ, बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियाँ, उसको हम कम कर सकें। रक्तचाप की बीमारी नॉर्मली तौर में क्या कुछ ना कुछ सिम्पटम्स ज़रूर रखती है? क्या उसमें कुछ ना कुछ परेशानी होनी चाहिए कि बिना किसी सिम्पटम्स के भी ये बीमारी आप में या मेरे में हो सकती है डॉक्टर साहब? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमें कुछ सिम्पटम नहीं है तो कोई बीमारी कैसे हो सकती है। लेकिन जैसा आपने हिंट दिया, तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर बिना किसी सिम्पटम या बिना किसी लक्षण के भी हो सकती है। और इसका एक ही एकमात्र तरीका है कि आप अपना ब्लड प्रेशर को चेक कराएं या चेक करें। यस। तो एक जो ब्लड प्रेशर हम नॉर्मली 120/80 मान करके चलते हैं, जो कि हर किसी का होना चाहिए, और थोड़ा बहुत लोगों को 130 या 140 तक भी एक्सेप्टेबल होता है उम्र के साथ-साथ। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि इसमें आप बिल्कुल क्लियर कट हमारे श्रोताओं को बताएँ कि कैसे आपने पेशेंट देखे हैं आपके अपने एक्सपीरियंस में, कि जिसमें आपको लगा था काश इस बंदे ने बीपी का ट्रीटमेंट सही से ले लिया होता, तो शायद अच्छा होता? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हम लोग अक्सर एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मैं देखता हूँ पेशेंट जिनको पैरालिसिस होती है। पैरालिसिस मतलब जिनका कि एक हाथ, एक पैर अचानक काम करना बंद कर देता है। और कुछ केसेस में बड़े-बड़े ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, जिसमें कि काफ़ी बड़ी सीरियस होता है या फिर कोमा में चले जाता है। और उनसे पूछने पे, उनके रिश्तेदारों से जब मैं पूछता हूँ कि इनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो नहीं डॉक्टर, उन्हें तो कुछ भी नहीं है, पूरा नॉर्मल है। और जब उनको इमरजेंसी में जब डॉक्टर्स चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं, तो 200, 180 सिस्टोलिक, तो बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर रहता है। तो उसमें मुझे लगता है काश अगर उसने अगर सिर्फ एक बार, अगर जब नॉर्मल था, जिसे कोई सिम्पटम नहीं था, अगर उसने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया होता और उसे कंट्रोल करता दवाइयों से, तो शायद ये पैरालिसिस देखने को हमें ना मिलता। सो ये जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसके रिस्क फैक्टर्स वगैरह क्या-क्या होते हैं? किस-किस को ये उच्च रक्तचाप हो सकता है? देखिए, एक तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है फैमिली हिस्ट्री। अगर माता या पिता या दोनों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हुँ, हुँ। तो फिर हमें भी होने का चांस रहता है। तो अगर किसी के मतलब फैमिली हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली उन्हें चेक करना चाहिए। और दूसरा, जैसे-जैसे एज बढ़ता है, तो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। और जो लोग मोटे हैं, जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है, तो उनमें भी थोड़ा ये ज़्यादा पाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई खास रिस्क फैक्टर नहीं है। अगर आपके पास कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, घर में किसी को नहीं है, तभी भी अगर आप चेक कराएँगे, तो काफ़ी लोगों को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर निकल सकता है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा लाइफ़स्टाइल है, उस पे शायद आप आगे बात करेंगे, तो उसमें जो हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, वो धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, और ये ग्रोथ हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं अपनी बहुत काबिल दोस्त सीमा जी को भी यही बता रहा था कि चिंता चिता के समान होती है। तो स्ट्रेस या चिंता से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? डेफ़िनेटली बढ़ता है। अगर अगर हम देखेंगे, आज मैं जब ओपीडी में बैठता हूँ और जितने मरीज़ आते हैं, उनसे पूछता हूँ कि आपके लाइफ़ में स्ट्रेस है कि नहीं? तो डॉक्टर, आप कैसी बात कर रहे हैं? बिना स्ट्रेस के लाइफ़ होती है क्या? तो आज जो है स्ट्रेस मतलब यूनिवर्सल हो गया है। और ये जो स्ट्रेस है बॉडी पे, इसका कोई अच्छा इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन वो बोलते हैं अगर स्ट्रेस नहीं हो तो हम लोग काम टाइम पे कैसे पूरा करेंगे? तो हल्का-फुल्का स्ट्रेस मे बी ऑलराइट, लेकिन जो अगर आप किसी जॉब से आप स्ट्रेसफुल हो गए, 12-13 घंटे आप काम कर रहे हैं, आपके पास मतलब जल्दी से करोड़पति और लखपति बनने की जो होड़ लग गई है, या फिर आप रात में ठीक से सो नहीं रहे हैं, तो इस तरह का स्ट्रेस जो है, मतलब अभी आप जस्ट आपने अपनी जॉब स्टार्ट की है और आप 40 लाख 60 लाख का एक घर खरीदने और ईएमआई पे करने लगे,
तो ये शायद सही सलाह नहीं है जिन्होंने उनको सलाह दिया घर खरीदने का उस वक्त। तो ये सब बातें हैं जो कि आप मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। वही आई थिंक हमको अपनी नई जनरेशन को याद दिलाना पड़ेगा भाई कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो हर एक चीज और स्पेशली सफलता जो अगर वो धीमे धीमे आए तो वो आपको बीमारी के बगैर आपको काफी अच्छे रिजल्ट दे देगी, ऐसा बात है। लेकिन ब्लड प्रेशर या रक्तचाप को बढ़ने के बहुत से और कारण में कुछ कुछ आदतें भी होती हैं। आई थिंक जरूरत से ज्यादा खाना, फिर स्ट्रेस लेना, फिर स्मोकिंग जैसी आदतें हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? डेफिनेटली जो हमारा लाइफस्टाइल जो हमारे फैक्टर्स हैं, हैबिट्स हैं, तो उसमें अगर कोई सेडेंटरी हो गया हो, हम लोग सब जानते हैं कि जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, वो हमारे शरीर के लिए और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। हम्म, लेकिन अगर आप पूछो तो नहीं मेरे पास टाइम कहाँ है, मैं तो बहुत ही बिज़ी रहता हूँ, कोई हम्म, पढ़ाई में बिज़ी है, कोई जॉब में बिज़ी है, कोई किसी चीज़ में बिज़ी है और अपना लेकिन जो डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन है सिर्फ 150 मिनट का एक्सरसाइज हर हफ्ते में, मतलब आधे घंटे का टाइम आपको निकालना है। एक्सरसाइज नहीं करें या सेडेंटरी लाइफ, हमारा जॉब आजकल ऐसा हो गया कि आपको 8 घंटे 10 घंटे बैठना ही है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। आपने ऑलरेडी जिक्र किया स्मोकिंग का हम्म, और फिर मोटापा का भी हमने जिक्र किया। एक और बात हम अक्सर बोलते हैं ओवर ईटिंग ऑफ सॉल्ट, ठीक है? सॉल्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है खाने में। नमक, बिना नमक के मतलब लाइफ में मिठाई भी नहीं मिलता है, लेकिन नमक चाहिए। लेकिन जो ओवर ईटिंग ऑफ नमक है, टू मच सॉल्ट, जैसे मतलब पिकल्स हो गए, अचार हो गए या पापड़ हो गए जिसमें कि काफ़ी नमक रहता है, तो शायद उसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है और हाई बीपी का रिस्क बढ़ा सकता है। हाँ जी साहब, ये बहुत ही आपने अच्छी चीज़ बताई है क्योंकि हर एक सिगरेट ज़िंदगी से 11 मिनट निकाल देती है और ये आने वाले मई 31 को नो टोबैको डे, नो स्मोकिंग डे भी है, तो उस समय भी हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो आपने बताया कि चिंता से हमको दूर रहना चाहिए, तो इससे दूर रहने का कोई तरीका बताएँगे, कोई स्टाइल बताएँगे? अब मेरे को अगर स्ट्रेस है, तो मैं इसे कैसे दूर करूँ? एंड डेफ़िनिटली हम सबके पास एक बॉस तो होता ही होता है जो कि खतरनाक होता है और हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो वो सिचुएशन को कैसे टारगेट किया जाए, हैंडल किया देखिए, जाए? आपने सही बोला आशीष भाई। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में है और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। हुँ, तो हुँ। हमारे कंट्रोल में क्या-क्या है जिससे कि हम अपना तनाव और स्ट्रेस कम कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है अपने टाइम से 8 घंटे सोना। तो हुँ। आज 80% लोगों को 8 घंटे की नींद नसीब नहीं है। रियली? नसीब नहीं मतलब उनको स्लीप इंसोम्निया है, हुँ, मतलब हुँ। नींद या तो सोने का वक़्त नहीं है, अगर वो सोने या बेड पे जाएँ, तो आँखों से नींद गायब है। वो बस हुँ। बेड पे टॉस अप करते रहते हैं बाएँ-दाएँ। हुँ। तो उसका उसका एक कारण है, उसका कारण है कि आप स्लीप जो एक हैबिट होती है, एक आदत होती है। हुँ, हुँ। अगर आप समय पर बेड पे नहीं जाएँ, हुँ, हुँ। अगर ऐसा ही आप 1 हफ्ते 10 दिन करें, तो जो स्लीप का जो सेंटर होता है ब्रेन का वो कन्फ्यूज़ हो जाता है हुँ, और हुँ। फिर सही वक़्त पे नींद नहीं आ सकती। एक तो 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 स्लीप हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है, ये आप बोल रहे हैं कि हमको हर रोज़ 6 से 8 घंटे की नींद मेंटेन करनी है और उसको ना कम होना चाहिए। मेरे ख्याल से कम सोना भी खराब है और ज़्यादा सोना भी खराब है। बिल्कुल सही आशीष साहब, वो एक एक मतलब बहुत से रिसर्च पाए गए हैं, अगर जो ना 9 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, हुँ, हुँ। जो 9 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, उनको भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक की बीमारी या बीपी की बीमारी बढ़ सकती है। हुँ, हुँ। तो आपको 6 घंटे से कम भी नहीं सोना है हुँ, और हुँ। 9 घंटे से ज़्यादा भी नहीं सोना है और जो करेक्ट ड्यूरेशन है 7 टू 9 आवर्स आपको हर दिन सोना है हुँ, और हुँ। वो भी सही वक़्त पे। सही वक़्त बोले तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए हुँ, और हुँ। उससे आधा घंटा आगे-पीछे आप जा सकते हैं। जैसे 10 बजे का समय आपने तय किया सोने का, हुँ, तो हुँ। साढ़े 9 से साढ़े 10 के अंदर आप जाइए। ऐसा नहीं कि एक दिन 9 बजे सो रहे हैं, दूसरे दिन 12 बजे सो रहे हैं। हुँ, आप हुँ। बोले कि 12 रात से मैं 8 के सुबह के 8 तक सो रहा हूँ, तो मेरे 8 घंटे हो गए, लेकिन उसका भी उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों में हम लोग जो कहेंगे कि हमको ये फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया है, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया इज़ ए नेसेसरी एविल, मतलब इसका वो चाहिए भी हमें क्योंकि उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। हमारे जो पुराने मित्र थे जिनसे हम 12 साल से मिले नहीं, हुँ, हुँ। उन्हें हमने सोशल मीडिया पे ढूँढ लिया यस। या फिर हमारे परिवार के सदस्य जो बहुत दूर रहते हैं, हाँ, हाँ। दूसरे देशों में रहते हैं, उनसे हुँ, भी हुँ। हम कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन एक सीमा तय करना होगा हुँ, हुँ। और वो सही सीमा क्या है? हाँ, हाँ। शायद आधे घंटे या 1 घंटे, लेकिन उसके ऊपर नहीं। और आजकल ऐसे-ऐसे ऐप्स भी हैं जिसमें आप चेक कर सकते हैं आपने सोशल मीडिया पे कितना वक़्त बिताया। तो एक हद तक, एक सीमा तक सोशल मीडिया सही है, लेकिन सोशल मीडिया एडिक्शन नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ एडिक्शन अगर हो गया तो खराब है। आई थिंक आप मेरे को वो बात याद दिला रहे हैं कि किसी ने महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि साहब ये जो विष होता है वो क्या है? व्हाट इज़ पॉइज़न? और उसका जवाब उन्होंने बहुत सा आसान सा दिया, एनीथिंग इन एक्सेस, जो भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा की जाए या चाहे वो किसी चीज़ का सेवन हो या वो चाहे कोई एक्टिविटी हो तो वो पॉइज़न है। आई थिंक मैं बहुत खुश होऊँगा उस एक बहुत पुरानी प्रोवर्ब आपके सामने बोल कर के, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप।
अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। सो एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड। एंड ब्लड प्रेशर को भी अगर कम होगा तो परेशानी है, 120/80 के बजाय 90/60 हो जाएगा तो रिस्की है, ज्यादा होगा तो परेशानी है। ये ज्यादा ब्लड प्रेशर से क्या दिमाग में असर पड़ता है? मान लीजिए स्ट्रोक तो फालिज जो है वो तो एंड स्टेज बीमारी है, उससे पहले भी उसका असर याददाश्त के ऊपर कितना रहता है? डेफिनेटली अगर हम देखेंगे हाई ब्लड प्रेशर का ब्रेन पे क्या असर पड़ता है, तो सबसे कॉमन है हेडेक, जो आजकल हम देखते हैं सबके सर में दर्द है। मतलब कोई नहीं बोलता कि मेरे सर दर्द नहीं होता। हाँ, तो 10 से 20% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर से सर दर्द हो सकता है। यस, जहां तक भूलने की बात हुई, मतलब हाई ब्लड प्रेशर से छोटे छोटे क्लॉट्स हो सकते हैं। हाँ, तो छोटे क्लॉट्स को हम बोलते हैं लैक्ना इन्फार्क्ट। तो वो क्या होता है, सिर्फ एमआरआई या ब्रेन स्कैन में दिखेगा, उसका बॉडी पे पैरालिसिस नहीं होता, लेकिन वो छोटे छोटे क्लॉट से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो कमजोर हो जाती है। तो हेडेक, सिर का दर्द, फिर मेमोरी कम होना, और लास्ट स्टेज में अगर बीपी बहुत हाई हुआ तो दोनों टाइप के स्ट्रोक हो सकते हैं। एक बोलते हैं जिसमें खून का प्रवाह रुक जाता है, और एक में नस फट जाती है। इसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। दोनों हो सकता है ब्लड प्रेशर से। तो इन सब चीजों से बचने का मेन कारण या मेन तरीका अगर आप हमारे श्रोताओं को बचाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमारे दूर दराज के लोग हैं जो शायद आप जैसे न्यूरोलॉजिस्ट तक ना पहुंच पाए, तो कुछ ऐसी चीज हम बताएंगे कि नमक कम खाओ, ये मैंने आपसे सुन लिया है और यही मैं हर किसी से कहूंगा भी कि पूरे दिन भर में हम इंडियंस को चुटकी भर नमक, 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए, जो एक साउथ इंडिया की मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हम खत्म कर देते हैं। ये तो फैक्ट है। तो उसी हिसाब से जो भी आपका जो पिकल होता है या अचार है उसे हमें कम खाना चाहिए, उसका सेवन कम करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा इस बीमारी से और पैरालिसिस होने से हम कैसे बचें, ये हमारे श्रोताओं को बताएंगे प्लीज। देखिए, आपने बोला कि मतलब श्रोता या जो दर्शक देख रहे हैं वो हम तक ना पहुंच पाएंगे। मैं चाहता भी हूं कि आप मेरे तक ना पहुंचे, ठीक है, आप आशीष तक पहुंचे, क्योंकि मतलब डॉक्टर आशीष फिजिशियन है, आप बीपी अपना कंट्रोल करें। लेकिन मैं एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मैं चाहता हूं कि आपको ऐसी बीमारी ना हो जैसे पैरालिसिस, आप मेरे पास पहुंचे। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे जरूरी है, हमने जिक्र किया नींद का, 7 से 9 घंटे आपको सोना बहुत जरूरी है। दूसरा हमने बात किया स्ट्रेस का, स्ट्रेस को पूरा मिनिमाइज कीजिए, कम से कम कीजिए। तीसरा हमने जिक्र किया एक्सरसाइज का, व्यायाम 30 मिनट हर दिन, चाहे आप ब्रिस्क वॉकिंग कर लें, थोड़ा दौड़ लें, साइकिलिंग कर लें, बहुत सारे ऑप्शन है। आप योगा करते हैं योगा कर लें, या फिर एरोबिक्स कर लें, जिम में कर लें। तो मतलब 2.5 घंटे का एक्सरसाइज आपको हर हफ्ते करना होगा। अगर आपका वेट ज़्यादा है उसको कम करें, कम करना आसान है, एक्सरसाइज है। और खाने की चीज़ों में अगर आप मिठाई खाते हुए थोड़ा उसको कम कर दीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स बंद कर सकते हैं, जो चीनी वाले हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इसको बोलते हैं। और आप जानते हैं मतलब किस किस खाने में ज़्यादा कैलोरीज है उसको कम करना है, जैसे राइस हो गई, रोटी हो गई। और प्रोटीन को आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स, होल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब ज़्यादा खाएं। नॉन वेज में फिश खा सकते हैं। एक आपको खाने पे ध्यान देना होगा। और जब जहाँ लगातार बैठना होता है ऑफिसेज में 8 घंटे 10 घंटे, तो हर आधे घंटे 30-40 मिनट में आप उठ के थोड़ा 1-2 मिनट का ब्रेक ले लें, थोड़ा टहल ले लें। क्योंकि हम लोग बोलते हैं सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। मतलब जितना खतरा सिगरेट से है उतना ही खतरा लगातार बैठने से भी है। और फिर हमने जिक्र किया स्मोकिंग का, जो सबको मालूम है स्मोकिंग किल्स। तो स्मोकिंग पूरा जो कर रहे हैं बंद कर दें, और जो जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया प्लीज स्टार्ट ना करें। और अल्कोहल के बारे में भी एक बात है, मच ऑफ अल्कोहल डेफिनेटली इज बैड, लेकिन मैं तो बोलता हूँ इवन सिंगल डे बिंज ड्रिंकिंग जिसको बोलते हैं कि चलो आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं जम के पी लेता हूँ, फिर उसके अगले 29 दिन नहीं पीऊंगा। तो बिंज ड्रिंकिंग से भी ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ता है, क्योंकि बीपी बढ़ सकती है। और फिर ये सब तो आप कर सकते हैं। फिर आप लगातार अपना शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल साल में एक बार कम से कम चेक करें, और फिजिशियन से मिले और उसको कंट्रोल में रखें। आप सुपरमैन ना बने कि नहीं मुझे एक शुगर हाई है, मैं तो बिना दवाई कंट्रोल कर लूंगा। आप कोशिश कीजिए। मतलब डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी चीज बताई है, क्योंकि आज सुबह ही एक श्रोता, एक पेशेंट मेरे को आया था, सर मेरा HbA1c 11 है, जो कि बहुत हाई होता है, जिसमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। मैंने डाइट एक्सरसाइज से उसको कम करके अभी 6.6 ले आया हूँ। तो वो बहुत खुश था, तो मुझे उसकी खुशी में खुशी हुई। लेकिन मुझे पता है ये बहुत ही खतरनाक तरीका है। मैंने कहा 11.6 से 6.6 के पीछे दवाई भी नहीं, सब मैं दवाई से बचना चाह रहा हूँ, जो आप अभी बात बता रहे हैं कि सुपरमैन बनने में नुकसान है साहब। एंड इसका जवाब मैं आसानी से दे दूंगा। बहुत से ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी ऐसे कहते हैं, सर मैं डाइट एक्सरसाइज कंट्रोल कर लूंगा। एक बार अगर ब्लड प्रेशर या शुगर या थायराइड बीमारी आ गई तो उसकी दवाई आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस से बंद करें।
खुद दवाई बंद करके कोशिश करना ऐसा होता है कि एक हाईवे पे आप साइकिल चला रहे हैं और हाथ छोड़ करके चला रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि सर एक्सीडेंट नहीं हुआ डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत खुश हूं। आप 100 मीटर तक बिना हैंडल पकड़े हुए साइकिल चला लेंगे, लेकिन 110वें मीटर में एक्सीडेंट हो जाएगा और उस समय मतलब मैं तो दूर हूं, जरूरत सिर्फ आपकी ही पड़ेगी, बड़े बड़े डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आईसीयू से दूर रहना है तो आपको किसी भी हीरोइज्म से दूर रहना है और अपनों के पास आना है। किसी को वो एक मुन्ना भाई एमबीबीएस शंकर दादा जैसे मूवीज में दिखाया गया है, अपनेपन का या जादू की झप्पी काम करती है। क्या ये सही बात है डॉक्टर साहब? अपनेपन का एक राइट काइंड ऑफ टच वो कितना जरूरी होता है जिंदगी में? देखिए बहुत जरूरी है। मतलब एक हम लोग बोलते हैं हमारा जो समाज है, मतलब ह्यूमन बींग्स, आदमी जो है, आदमी मतलब मेन एंड वीमेन बोथ इंक्लूडेड, हम लोग एक सामाजिक मतलब लोग हैं। तो हमें अकेलापन बीमारियों का जड़ है। यस। और हमारे अगर हम अपने दोस्तों के साथ हैं या अपने परिवार के साथ हैं तो उसमें हमें डबल खुशी मिलती है, और उससे जो हमारा ब्रेन भी स्वस्थ रहता है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है, डिप्रेशन एंजाइटी की बीमारियां कम होती है, क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। यस। तो इसीलिए मतलब हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें खुश रखते हो। ऐसा नहीं कि आप सबके साथ खुश रहेंगे, तो जहाँ पे आपको जिससे आपको टेंशन हो रहा है उससे आप थोड़ा दूरी बना के रखें। ऐसा नहीं कि आपको सबके साथ रहना है। अब ये अगर हम हर किसी हस्बैंड को बताएंगे तो प्रॉब्लम होगी कि जो टेंशन दे रहा है उनसे दूर रहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। दैट वाज ऑन द लाइटर नोट। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे श्रोताओं को दिया है कि आने वाले दिन में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हम लोग मनाएंगे 17 मई को, और उससे पहले अगर ये प्रोग्राम पब्लिश होगा मैं चाहूंगा कि हर कोई इसको अपने 17 दोस्तों के साथ शेयर करे। एक जाते जाते मैं चाहूंगा एक मैसेज कि ये 2-3 चीजें कि ब्लड प्रेशर की मशीन या रेगुलर फॉलोअप के बारे में एक लीडिंग न्यूरोलॉजिस्ट क्या बताना चाह रहा है पूरे साउथ इंडिया को कि ये चीज करके उससे दूर कैसे रहें। ये बहुत ही अच्छी मैसेज मैं आपसे चाहूंगा हमारे श्रोताओं के लिए। देखिए मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि मतलब सबसे जरूरी है कि हम ब्लड प्रेशर को चेक करें, क्योंकि जब तक हम चेक नहीं करेंगे, जो आदमी बाहर से अच्छा दिख रहा है और हम बोल दें कि आप हेल्दी हैं क्योंकि वो मस्कुलर है, वो शायद सही नहीं हो सकता। अपना पहले ब्लड प्रेशर आप चेक कराएं, और अगर नॉर्मल है तो उसे आप नॉर्मल रखें, और जैसा हमने जिक्र किया आप एक्सरसाइज करें, अच्छे से सोएं, स्ट्रेस से दूर रहें, मोटापा कम करें। तो ये सब चीज़ों से हम उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपका ब्लड प्रेशर हाई निकल गया तो आप उदास या निराश ना हो। एक से एक अच्छी दवाइयाँ हैं। डॉक्टर आशीष फिजिशियन या जो आपके पास घर के पास जो फिजिशियन उनसे आप मिलें, और अच्छी दवाइयाँ, सेफ दवाइयाँ, दवाइयाँ जहर नहीं है, ठीक है? दवाइयों से आपका जान बचता है। तो और जो डॉक्टर दवा लिखते हैं वो सोच के लिखते हैं जिससे कि आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, और फिर हम पैरालिसिस या हार्ट अटैक जैसी सीरियस बीमारियों से बच सकते हैं। ये हाइपरटेंशन से किडनी फेलियर होता है, इसका क्या संबंध है? छोटे से जाते जाते, क्योंकि साहब लोग तो दिल और दिमाग को इंपॉर्टेंट समझते हैं और हम डॉक्टर्स के लिए सर दिल और दिमाग हम लोग हैंडल कर लेंगे, किडनी को हम नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो इसके बारे में कुछ वर्ड्स बोलेंगे तो मुझे खुशी होगी। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए जो हाई ब्लड प्रेशर है वो बॉडी के सारे पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। तो हार्ट और ब्रेन हमने जिक्र किया, किडनी का जो फेलियर होता है, किडनी फेल जिसको बोलते हैं, तो सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर डायबिटीज है। उसके बाद शायद हाई ब्लड प्रेशर भी है, जैसे किडनी फेल हो सकता है, डायलिसिस की नौबत आ सकती है। तो वहां पे भी बीपी कंट्रोल करना जरूरी है। और दूसरी बात, जिसका किडनी फेल हो गया उसके कारण भी बीपी बढ़ सकती है। तो ये मतलब डबल रिलेशनशिप है। आज हमने उच्च रक्तचाप के दिवस 17 मई पर ये बहुत सी अच्छी डिस्कशन किया हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुधीर कुमार साहब से, लीडिंग न्यूरोलॉजिस्ट है साउथ इंडिया के, और मुझे बहुत खुशी हुई कि वो टाइम निकाल करके हमारे पास आए। जाते जाते मैं आपको हाइपरटेंशन की एक स्पेलिंग सिखा के जाना चाहता हूँ। HYPERTENSION। H का मतलब हैप्पीनेस ऑलवेज, खुश रहिए, आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। वाई का मतलब है योगा या मेडिटेशन, आप हर रोज कुछ 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन बहुत जरूरी है। पी इज फॉर पर्सपिरेशन, आपकी बॉडी से पसीना तो एक बार निकलना ही चाहिए हेल्दी रहने के लिए। ई इज एक्सरसाइज रेगुलरली। आर इज रेस्ट, हर रोज सोना बहुत जरूरी है 6 से 8 आवर्स के लिए। टी से टच, एक अपने लोगों का टच, जादू की झप्पी, हर किसी का, बड़े बड़ों का ब्लड प्रेशर कम कर देती है। ई फॉर ESRD, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर का नंबर 2 कॉज जो है वो एक शुगर है और एक ब्लड प्रेशर है। और N इज नो टू स्मोकिंग, नो टू एल्कोहल। S इज फॉर स्ट्रेस, चिंता चिता के समान होती है, सबको जानना होगा।
I is for immunization, I is for insurance and I is for inactivity. इन तीनों चीजों को मान के चलना है। इम्यूनाइजेशन करवाइए, इंश्योरेंस करवाइए और इनएक्टिविटी से दूर रहिए। O is for obesity, क्योंकि ओबेस लोगों को ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। N for negativism, आप बुरा मत सोचिए। आप जैसा कुछ हमारे गीता में, बाइबल में और कुरान में कहा गया है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा होगा। इस किन्हीं फ्यू एक्रोनिम के साथ मैं धन्यवाद देता हूं अपने ऑल इंडिया रेडियो का कि जहां पे हम इस प्रोग्राम कर सके और उनके द्वारा हम गांव के कोने कोने तक पहुंच सके। और हमारे बहुत ही खास मित्र, मेरे कॉलेज मेट डॉक्टर सुधीर कुमार साहब से, जो कि सीएमसी वेलोर में अपने एमबीबीएस, एमडी और डीएम करने के बाद इस समय नामी गिरामी अस्पताल अपोलो में काम करते हैं। थैंक्स अ लॉट सर। हम आपको दोबारा बुलाएंगे एक नए एपिसोड के लिए, दुनिया के और देश के कोने कोने तक पहुंचने के लिए, जैसे कि हम और आप मिल करके आईसीयू को एम्प्टी कर सकें और समाज में एक अच्छी सी हेल्थ और समृद्धि को बढ़ा सकें। थैंक्स अ लॉट साहब। अल्लाह हाफिज, नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर आशीष साहब, मैंने आपने बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी बातें की आज। आई एम श्योर हमारे दर्शक भी, उनको बहुत अनुभव मिला होगा और बहुत कुछ सीखे होंगे। और मैं भी आप सबका आभारी हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला, बोलने का मौका मिला। और मेरे तरफ से भी नमस्कार। नमस्कार।